फिर स्टार्ट करते हैं। और डायमेंशनल एनालिसिस में हमने एक डेफिनेशन कर ली थी, या एक बात कर भी लिख रही थी कि हम डायमेंशंस में करते क्या है, हमको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द पावर्स जिसमें डिराइव्ड क्वांटिटीज में ये वाली बेस क्वांटिटीज कितनी पावर्स में प्रेजेंट है, कि मास की एक बार पावर आती है, 2 बार आती है, कितनी पावर्स आती हैं। डिपेंडेंसी देखनी है डिराइव्ड क्वांटिटीज की इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। नोट कर लो, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। M फॉर मास, L फॉर लेंथ, साइड पे आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स बनाने हैं, क्योंकि हमने क्या कहा था कि स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं डायमेंशंस की। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब ये है कि डायमेंशंस की बात हो रही है। अदरवाइज तो आपको पता है मास को हम स्मॉल m करके लिखते हैं, और लिखते हैं स्मॉल m इज इक्वल्स टू 2 kg, स्मॉल m इज इक्वल्स टू 5 kg। बट डायमेंशंस में जब हम मास की बात करेंगे तो हम इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ऐसे अगर हम लेंथ की डायमेंशंस की बात करें तो कैपिटल L लिख के वी पुट इट इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। T फॉर टाइम, देखो कैपिटल T टाइम के लिए, डायमेंशंस के लिए यूज होता है। टेम्परेचर के लिए वी यूज कैपिटल K। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल A यूज होता है, कि जो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट्स एम्पियर होती हैं, तो A वहां से आया। लास्ट में लिखा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और सबसे लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। नोट हो गया तो चले आगे। अगर नोट कर लिया तो गिव मी अ ओके, आई विल प्रोसीड। अभी किसी का भी ओके नहीं आया, मतलब नहीं लिखा अभी? जल्दी कंप्लीट करो। ओके ठीक है, चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। ओके मैम, डायमेंशंस में यूनिट्स यूज नहीं होती, ये सिंबल्स यूज होते हैं। एग्जैक्टली मैंने यही कहा है आपको कि डायमेंशंस में हम अगर मास की डायमेंशन की बात करेंगे तो कैपिटल M एनक्लोज्ड इन अ स्क्वायर ब्रैकेट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस में M का मास का सिंबल कैपिटल M ऐसे करके यूज करेंगे, यही बात कही थी मैंने। तो अब ये देखो, हमारे पास ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं। इन फंडामेंटल यूनिट्स की डायमेंशन को हम इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। और डायमेंशनल एनालिसिस वाले चैप्टर में हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमारी जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो इन बेस क्वांटिटीज पे उनकी डायमेंशंस कैसे डिपेंड कर रही हैं ऑन दीज बेस क्वांटिटीज। कि अगर जैसे हम डिराइव्ड यूनिट फर्स्ट ले लेते हैं स्पीड, आज हम पहले यही करेंगे कि फाइंडिंग डायमेंशंस ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, हम ये करने वाले हैं आज। फिर इसका यूज देखेंगे कि यूजेस क्या है। हमने कल एक बात लिखी थी ना लास्ट में कि डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स to which the base quantities must be raised to represent that quantity। मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया था कि डायमेंशंस में आपको क्या बताना है, आपको डायमेंशनल एनालिसिस में ये बताना है कि जो भी आपकी डिराइव्ड क्वांटिटी है, जैसे जो इन 7 फंडामेंटल के अलावा कोई भी आप फिजिक्स में कोई भी चीज पढ़ लो, वो डिराइव्ड क्वांटिटी की कैटेगरी में ही आएगी। तो जो डिराइव्ड क्वांटिटी है वो बेस क्वांटिटीज पे कैसे डिपेंड करती है, बेस क्वांटिटी पे किस तरीके से डिपेंड कर रही है, तो वो हम डायमेंशंस पे स्टडी करते हैं कि वो बेस क्वांटिटी की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है, कितनी पावर पे डिपेंड कर रही है। वो आप लिख चुके होगे तो उसको भी इसके नीचे दोबारा लिख सकते हो, मैं दोबारा नहीं लिख रही बोर्ड पे, जो कल क्लास में लास्ट में लिखा था कि हमको ये चाहिए कि अगर कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी है उसमें बेस क्वांटिटी की कितनी पावर्स प्रेजेंट है, कैसे डिपेंड कर रही है बेस क्वांटिटी में। बेस क्वांटिटी जैसे लेंथ ले लो, अगर स्पीड में स्पीड लेंथ की 1 पावर पे डिपेंड करती है, तो लेंथ को चेंज करोगे कितना भी चेंज करोगे वो सिंगल पावर से चेंज आएगा। अगर कोई चीज लेंथ की 2 पावर पे डिपेंड करती तो आप लेंथ को चेंज करोगे तो उस क्वांटिटी में चेंज 2 स्क्वायर वाली चीज से आएगा, वो बाद में। पर अभी हम सिर्फ डायमेंशंस देखेंगे कि जैसे मान लो मैंने फर्स्ट ही देखना है एरिया की डायमेंशंस,
ठीक है, अब दो बातें आएंगी, एक चीज है डायमेंशनल फॉर्मूला और सेकंड है डायमेंशनल इक्वेशन। सेकंड चीज है डायमेंशनल इक्वेशन। पहले एरिया की डायमेंशंस देखो, फिर मैं उसी में ये दोनों बातें बताऊंगी। जैसे एरिया, आपको क्या पता है, एरिया होता है लेंथ इनटू विड्थ किसी रेक्टेंगल। एरिया हमेशा, जैसे एक बार हो गया कि लेंथ इनटू विड्थ कर रहे हो आप फॉर अ रेक्टेंगुलर सरफेस के लिए, तो ये भी लेंथ है, मेजरमेंट है, कितनी लंबाई है, ये भी लेंथ है। तो इसकी डायमेंशन इनटू इसकी डायमेंशन, आपकी अगर कोई क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी दो फंडामेंटल यूनिट्स का प्रोडक्ट है, तो आप उसकी डायमेंशंस का भी प्रोडक्ट करोगे कि ये क्वांटिटी है लेंथ, जो एक्चुअली रेक्टेंगल की लेंथ है, ये अगर एल है तो इसकी डायमेंशंस आएंगी एल में ही 1 पावर से, दिस इज लेंथ। और विड्थ भी आप मेजर कर रहे हो, दिस इज आल्सो अ मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो प्रोडक्ट आप कर सकते हो एल इंटू एल, एल स्क्वायर। तो ये चीज अगर मैंने बोला, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला। ये बोले जाए डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ एरिया का, तो आप ऐसे लिख दोगे L2। बाकी सारी चीजें एब्सेंट है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो M0, L2, T0। ज्यादातर ML और T की बात होती है। और अगर मैं ऐसे लिख दूं एरिया, एरिया की साइड में भी स्क्वायर ब्रैकेट इज इक्वल्स टू M0, L2, T0 या ऐसी L2, इसको बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। एक ही बात है, डायमेंशनल इक्वेशन ये है कि आप राइट साइड पे वो क्वांटिटी का नाम लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट डालो और इधर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, तो वो डायमेंशनल इक्वेशन है। और सिर्फ बोला जाए, ठीक है, तो हम अब डायमेंशंस में हमने एरिया की डायमेंशंस देखी, तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर कोई डिराइव्ड क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है या डिवाइड करके आती हैं, तो आप उनकी डायमेंशंस को भी उसी तरीके से डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे। जैसे एरिया में लेंथ की दो डायमेंशंस आ रही थी, दो बार आ रहा था, एल इंटू एल ही कर रहे थे, दोनों लेंथ की यूनिट्स हैं, तो एल इंटू एल कर दिया। और जैसे हम अभी 2, आप एल स्क्वायर भी कर सकते हो। जब कोई क्वांटिटीज का प्रोडक्ट होता है तो पावर्स ऐड कर जाती हैं, तो एल का 1 + 1 हो गया L2, ऐसे आया। तो अगर हमें पूछा जाए डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ एरिया का, तो आप ये लिख के छोड़ दोगे कि M0, L2, T0, या खाली ये भी लिख दोगे, रॉन्ग नहीं होगा। पर ज्यादातर ऐसे आपको एक्सप्रेस करना होता है, या ऑब्जेक्टिव में भी ऐसा ही लिखा हुआ मिलता है। फिर अगर मैं इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर दूं कि ये डायमेंशंस किसकी है, एरिया की, एरिया की भी साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो, तो इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, अब हम अभी बहुत सारे क्वांटिटीज के पहले डायमेंशंस निकालेंगे, फिर इसके बाद इसके यूजेस करेंगे। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगी? एन इक्वेशन which contains a physical quantity on one side and its dimensional formula on other side, उसको आप डायमेंशनल इक्वेशन बोलोगे। ठीक है, अब डायमेंशंस और क्वांटिटीज की निकालते हैं। जैसे अभी हमने एरिया की निकाली, डायमेंशनल फॉर्मूला भी हो गया, डायमेंशनल इक्वेशन भी होगी। सिर्फ फॉर्मूला लिखना और क्वांटिटी को राइट साइड लिखो, डायमेंशनल फॉर्मूला को एक साइड और क्वांटिटी सेकंड साइड, तो वो आपका डायमेंशनल इक्वेशन हो जाएगी। अब आप डायमेंशंस निकालो स्पीड की, स्पीड के बाद निकालेंगे एक्सीलरेशन की। जो स्पीड की होगी वही वेलोसिटी की भी होगी। अब एक एक करके करते जाते हैं। देखो, सेकंड करो स्पीड की, फिर करेंगे हम एक्सीलरेशन की। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने पढ़ना है डायमेंशनल इक्वेशन, तो मैंने ये करा, डायमेंशंस कर रही हूं मैं, तो स्पीड के बाहर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब स्पीड की डायमेंशंस की बात करो, डिस्टेंस की डायमेंशन अपॉन टाइम की डायमेंशन। डिस्टेंस लेंथ ही है, फंडामेंटल बेस क्वांटिटी, इसकी डायमेंशन को हम एल लिखते हैं।
टाइम की डायमेंशन को वी डिनोटेड बाय कैपिटल टी। तो स्पीड की डायमेंशन क्या आ गई, एल टी माइनस 1। एक ही बार स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है बाद में, ये नहीं कि एल का अलग लगाओगे टी का अलग लगाओगे। और इसी को लिखेंगे m0 l1 t माइनस 1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर स्पीड। और वेलोसिटी का भी यही आएगा क्योंकि वहां पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम। अब एक्सीलरेशन पे आ जाओ कि मुझे एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। एक्सीलरेशन इज, ये होती क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो चेंज इन वेलोसिटी की पहले लेते हैं, चेंज इन वेलोसिटी ये क्या होता था आपका v माइनस यू लिखते थे ना इसको। वेलोसिटी की डायमेंशन अभी आपने निकाली, अगर मैं इसकी डायमेंशंस की बात करूं तो इसकी डायमेंशन माइनस इसकी डायमेंशन। अब जब आप वेलोसिटी में से वेलोसिटी ही माइनस करते हो तो आपके पास वेलोसिटी आती है ना। मान लो v है 20 मीटर पर सेकेंड और u है 10 मीटर पर सेकेंड, दोनों का सब्ट्रैक्शन करके आपको 10 और यूनिट्स मीटर पर सेकेंड ही मिलेंगी ना। तो ये इसकी डायमेंशन थी एल टी माइनस 1 और ये भी डायमेंशन एल टी माइनस 1। इन दोनों की डायमेंशन के बाद ही आपको ये मिलेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि माइनस कर रहे हो एल टी माइनस 1 पर ये डायमेंशन एल टी माइनस 1 ही आएगी। क्यों? क्योंकि अभी मैं अभी आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन से बताऊंगी। और एक बात और भी बताऊंगी, कल बोला भी था आप ऐड और सब्ट्रैक्ट लाइक क्वांटिटीज में करते हो। अभी सिर्फ ये समझो कि दो वेलोसिटीज को सब्ट्रैक्ट करते हो तो फाइनल चीज भी चेंज इन वेलोसिटी आती है जिसकी यूनिट्स होती है मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन वेलोसिटी की डायमेंशंस भी एल टी माइनस 1 ही आएंगी। किसी को डाउट है इसमें तो मेरे को चैट बॉक्स में बताओ, अदरवाइज मैं चलती हूँ एक्सेलरेशन की यूनिट्स डायमेंशंस करने। किसी को डाउट है अभी तक किसी चीज में तो बताओ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन है वेलोसिटी बाय टाइम एल टी माइनस 1 अपॉन टी। ये टी की पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस 1 हो जाएगी तो टोटल आ गया एल टी माइनस 2। ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला m0 l1 t माइनस 2। अभी जो बेसिक है वो डिराइव कर रहे हैं, पर आगे जैसे हमने एक्सेलरेशन में स्पीड का डायरेक्ट यूज ही कर लिया, नेक्स्ट अब करते हैं फोर्स का, और फोर्स में एक्सेलरेशन का यूज कर लेंगे। कशिश क्या रिपीट करना है, किसका रिपीट करना है कशिश? किसका रिपीट करूं, स्पीड का, एक्सेलरेशन का या चेंज इन वेलोसिटी का? कशिश लास्ट मतलब चेंज इन वेलोसिटी वाला जो लिखा हुआ है मैंने आपको ये कहा है कि एक्सेलरेशन में ये जो क्वांटिटी है इसकी डायमेंशंस क्या होंगी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब आप चेंज निकाल रहे हो पर वो भी आंसर वेलोसिटी में से वेलोसिटी ही माइनस कर सकते हो। मैं अभी भी बता ही देती हूँ, बाद में तो बताना ही था। आप मास में मास ही ऐड करोगे ना, 20 kg अगर मास है उसमें 20 मीटर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसका कोई मतलब ही नहीं है। लेंथ में लेंथ ही ऐड करोगे तो कुछ लेंथ मिलेगी, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करोगे तो वेलोसिटी मिलेगी। ऐसा तो नहीं लिख सकते ना कि 20 मीटर लेंथ में मैं 2 सेकेंड्स को ऐड कर रही हूँ, इसका मतलब ही क्या है, ये तो मीनिंगलेस बात है। ऐसे ही चेंज इन वेलोसिटी आप निकाल रहे हो तो कुछ वेलोसिटी में से कुछ वेलोसिटी माइनस करते थे, ये तो पहले किया हुआ है ना 9th में मोशन चैप्टर। जब आप करते हो तो एक्सेलरेशन को आप वेलोसिटी अपॉन टाइम भी बोलते हो, एक्चुअली वो चेंज इन वेलोसिटी होता है, इसलिए मैंने चेंज लिखा है। वेलोसिटी अपॉन टाइम करते हो तो ऊपर डायमेंशंस लिखो वेलोसिटी की या चेंज इन वेलोसिटी की, ये माइनस करके, अब ये एक्चुअली माइनस नहीं कर देना कि 2 माइनस 2 0 होता है, सेम है तो 0 बन जाए, नहीं। ये बात है कि ये वाली डायमेंशन हम हमेशा लाइक क्वांटिटीज ही ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम डायमेंशंस ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अलाउड है अलग अलग डायमेंशंस का, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा सेम चीजों का होता है, सेम क्वांटिटीज का होता है, सेम डायमेंशंस का होता है। तो ये डायमेंशन
में से ये डायमेंशन का अगर आप देखोगे तो डायमेंशन तो यही मिलेगी ना, ये भी वेलोसिटी की डायमेंशन है, तो इन दोनों का चेंज इन वेलोसिटी के बाद आपका आंसर मीटर पर सेकंड में आता है ना, तो उसकी डायमेंशंस भी LT-1 ही होगी, वो मैंने यहाँ लिखी अपॉन टाइम, यहाँ से एक्सेलरेशन की डायमेंशंस आ गई। कशिश, अब एक्सेलरेशन की होगी, स्पीड की होगी, अब हम करते हैं फोर्स की, एक एक स्टेप आगे चलते जा रहे हैं कि अब एक्सेलरेशन फोर्स में डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। फोर्थ है फोर्स की। पहले फोर्स का फॉर्मूला देखो, फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। जब फोर्स इन दो फिजिकल क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है तो फोर्स की डायमेंशंस भी इन्हीं दोनों क्वांटिटीज की डायमेंशंस का प्रोडक्ट होंगी। फोर्स को अगर मेरे को डायमेंशंस देखनी है तो मेरे को क्या करना है, मास की डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर देना है एक्सेलरेशन की डायमेंशन के साथ। मैंने एक्सेलरेशन लिखा है, तो फोर्स का डायमेंशंस निकालने के लिए, फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला बताने के लिए, मास की क्या होती है, मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, तो उसकी डायमेंशंस तो कैपिटल एम होती है। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की आपने अभी निकाली है LT-2, m 0 था, अब m की पावर सिर्फ 1 है, यहाँ पे l है कि यहाँ पे पावर 1, अगर यहाँ पे मान लो l होता पहले और फिर इधर भी l है तो आप उसको l स्क्वायर लिख देते, मतलब पावर जब भी x स्क्वायर x क्यूब, इसको आप क्या लिखते हो, x की पावर 5 लिखते हो ना, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये मैथ्स में करते हैं कि जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, कि जैसे आपने y की पावर a लिखा और फिर y की पावर b लिखा, तो दिस गोज टू y की पावर a प्लस b। जब ये चीजें सेम होती हैं तो ये दोनों पावर्स ऐड हो जाती हैं। मैथ्स में करते हैं, कहाँ करते हैं मुझे ध्यान नहीं है, तो कोई भी इसको बेस बोलते हैं, ये पावर्स होती हैं, तो यहाँ पे भी अभी तो सब कुछ सिंगल सिंगल ही है, तो ऐसे ही लिख देंगे कि m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। तो ये हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन लिखी है मैंने फोर्स की, इंपॉर्टेंट है क्योंकि फोर्स बड़ी जगह यूज होता रहेगा, तो याद रखनी है, फोर्स की याद रखनी है mLT-2। डन। फोर्स के बाद निकालो एनर्जी की, एनर्जी कह लो या वर्क डन कह लो, चाहे एनर्जी बोलो या वर्क डन बोलो सेम आएगी, क्योंकि थोड़े चैप्टर्स कर लो फिर मैं आपको बताऊंगी कि वर्क डन और एनर्जी एक ही बात होती है, वर्क डन कह लो या एनर्जी कह लो। देखो वर्क डन को आप कैसे डिफाइन करते थे, वर्क डन को आप डिफाइन करते हो, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होता है वर्क डन। फोर्स, तो वर्क डन की डायमेंशंस मुझे अगर देखनी है, अगर मुझे वर्क डन की डायमेंशंस देखनी है तो मैं करूंगी फोर्स की डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दूंगी डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन से। अब डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है, लेंथ इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन को हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्स की अभी आपने निकाली है MLT-2, तो ओवरऑल वर्क की डायमेंशन क्या बन गई, m की पावर 1, l की पावर 1 + 1 एंड t की पावर -2। तो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m1 l2 t की पावर -2। फिजिकल, ये डिराइव्ड क्वांटिटी, dimensions are the paths to which the base quantities must be raised to represent the derived quantity। कि वर्क डन में इन फंडामेंटल क्वांटिटीज की पावर्स क्या है, कैसे डिपेंड कर रहा है, m पे 1 की पावर से डिपेंड कर रहा है, लेंथ में 2 टाइम, dimensions of time in work done is -2, it has one dimension in mass
2 dimensions in length and minus 2 dimensions in time. अभी तक प्रोडक्ट की करते आ रहे हैं ना, अब एक डिवीजन वाली भी कर लेते हैं. ये नोट हो जाए तो बता देना मुझे, ओके लिख देना, मैं रब कर दूंगी. नहीं कॉमा नहीं डालना बच्चा, मैंने कॉमा नहीं डाला. रिपू कॉमा नहीं डालना, बिल्कुल भी नहीं डालना, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है और पावर्स को सही से लिखना है, कॉमा नहीं डालना. आज कोई स्टूडेंट है जो नया आया, किसी का फर्स्ट डे हो? एनी स्टूडेंट विथ फर्स्ट डे इन क्लास, मुझे चैट बॉक्स में बता दो आज फर्स्ट डे है. अगर फर्स्ट डे भी है फिर भी आपको समझ आता जाएगा क्योंकि ये फ्रेश टॉपिक है, पुराना यूज नहीं हो रहा है कुछ इसमें. कोई भी नहीं है? चलो नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट हम डिवीजन वाली करते हैं. डेंसिटी की निकाल के बताना आप मुझे. डेंसिटी की आप लोग मुझे बताओ, डेंसिटी की डायमेंशंस क्या होंगी? पहले ये देखो कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फिर उस फॉर्मूला में जो जो क्वांटिटीज आ रही हैं आपको उनकी डायमेंशंस पता होनी चाहिए. नहीं पता तो पहले उनकी निकाल लो और फिर मेन क्वांटिटीज जिसकी आपको क्वेश्चन में निकालने को बोली है उसकी निकालो. डेंसिटी की बताओ फिर और देखना आपको. डेंसिटी की मुझे इनबॉक्स करना. ठीक है सृष्टि, गुड. सृष्टि का मैसेज आया बस. डेंसिटी की बताओगे, उसके बाद आप मुझे बताओगे चार्ज की और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. चार्ज की जिसने फर्स्ट कर लिया वो बाकी करे, और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. ये क्वांटिटीज ऐसी हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वर्क डन, फोर्स वगैरह. यही मैंने आपको कल कहा था ना कि अभी मैं आपको उन्हीं क्वांटिटीज का बता रही हूँ जो आपने ऑलरेडी पढ़ ली हैं. एज वी मूव टू अदर चैप्टर्स आप न्यू न्यू क्वांटिटीज पढ़ोगे तो ऑलरेडी को क्वेश्चन रहेगा कि जो भी नई क्वांटिटी पढ़ रहे हो आपको उसकी डायमेंशंस निकालनी आनी चाहिए. डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम. हाँ यही होता है, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. अदिति ने आंसर किया है. आई गेस अदिति आपने चार्ज का आंसर किया है ना, तभी आपने ए लिखा है. धृति रॉन्ग हो गया कुछ, धृति रॉन्ग हो गया, अदिति का ठीक है, अदिति का सब कुछ ठीक है. हरसिमरन रॉन्ग, कॉमन मिस्टेक करी है धृति ने भी और हरसिमरन ने भी कॉमन मिस्टेक करी है. डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम है, अपॉन वॉल्यूम है, डिनोमिनेटर में है. हाँ दीदी मैंने देख लिया बच्चा. रिपू गलत हो गया बच्चा. सेजल ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट करो, सेवेंथ चार्ज की करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की करो. मैं इकट्ठे लिखूंगी बोर्ड पे. ठीक है जगजीत. रॉन्ग सृष्टि, आप चार्ज की भी गलत कर रहे हो. चार्ज की तो रॉन्ग है. अदिति के आंसर सही थे अभी तक. डेंसिटी का मिक्स आंसर्स आए हैं और चार्ज का अदिति का आंसर ठीक है, बाकी ठीक करो. करेक्ट पार्थ. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लेते होंगे, कैसे, क्या लिखा है? ईशा चार्ज की रॉन्ग है बच्चा. चलो इन तीनों की मैं पहले कराती हूँ फिर आपको बताती हूँ, आगे कराएंगे. मतलब देखो, हाउ डू वी डिफाइन डेंसिटी. डेंसिटी आप डिफाइन करते हो मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम.
मास की डायमेंशंस होंगी, अगर मैं लिंक पे डायमेंशंस की बात कर लूं, फिर मास की डायमेंशंस डिवाइडेड बाय टाइम वॉल्यूम की डायमेंशंस। मास की डायमेंशन कैपिटल एम और वॉल्यूम देखो L इंटू बी इंटू एच करते हो, तीनों डायमेंशंस लेंथ की हैं, तो L इंटू बी इंटू एच, इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन L इंटू एल इंटू एल, तो L की पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 3, वॉल्यूम की डायमेंशंस L क्यूब। यहां तक तो आप लोगों ने कर ही लिया, पर कुछ बच्चों ने आंसर्स मुझे क्या करा है ML3, ये ऊपर नहीं जाएगा न्यूमरेटर में, ऊपर जाएगा तो पावर माइनस में चली जाएगी, ML माइनस 3 बनेगा, ये आएगी डेंसिटी की डायमेंशंस। कुछ बच्चों ने यहाँ पे +3 मुझे लिख के भेजा, वो गलत है, -3 आएगा, L डिनोमिनेटर में था ना, तो इसको ऊपर चढ़ाओगे तो -3 बन जाना था, वो करेक्ट कर लेना। इसमें t की पावर 0 है, इट हैज 1 डायमेंशन इन मास, -3 डायमेंशन इन लेंथ एंड 0 डायमेंशन इन टाइम। अब चार्ज पे आ जाओ, हम डिफाइन करते थे करंट, कैसे कहते थे, करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज फ्लोन थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर पर यूनिट टाइम, ऐसे करके कुछ पढ़ा है ना किसी भी चैप्टर में, करंट पढ़ा था, करंट इज चार्ज बाय टाइम, तो चार्ज का फॉर्मूला हो गया करंट इनटू टाइम, चार्ज का फॉर्मूला हो गया करंट फ्लोन अपॉन टाइम टेकन, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन, करंट इनटू टाइम। चार्ज का डायमेंशंस के लिए आपको क्या चाहिए, करंट की डायमेंशंस मल्टीप्लाइड बाय टाइम की डायमेंशंस। करंट और टाइम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज है, करंट को आप करंट की डायमेंशन आप रिप्रेजेंट करते हो ए से, टाइम की टी से, तो चार्ज की डायमेंशन आ गई ए टी। ईशा आपने एम एल टी में करा था, मास पे कहाँ हो गया, चार्ज में मास तो आया ही नहीं, एम की पावर तो 0 है, एम 0 है, एल भी 0 है, ए 1 टी 1, ये है चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला। ईशा ने जो मैसेज किया था उसमें एम एल भी आया था, नहीं मास और लेंथ का तो नाम ही नहीं आता चार्ज में, हमको फंडामेंटल क्वांटिटीज में जाना है, तो करंट को एम एल, करंट तो खुद ही फंडामेंटल है ना, उसको एम और एल में तो कन्वर्ट कर नहीं पाओगे। अब नेक्स्ट देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने पढ़ा होगा लाइट चैप्टर में, ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं हम पहले। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे डिफाइन करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन इज इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of speed of light in vacuum upon speed of light in medium। किसी भी मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, जैसे ग्लास का निकालना है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, अभी मैं मीडियम लिखती हूँ, किसी का भी निकालना है तो, जो इसको आप सी से डिनोट करते थे अपॉन वी से करते थे और ये एन आ जाता था, ये पढ़ा हुआ है आपने। पर मुझे याद करके बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जस्ट अ नंबर, कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी, कि कोई यूनिट ही नहीं होती, जो खुद यूनिटलेस है दैट इज डायमेंशनलेस आल्सो। देख लो कैसे, जब यूनिट्स नहीं है तो डायमेंशंस भी नहीं आएंगे। ऊपर की स्पीड है, स्पीड मतलब lt माइनस 1 डायमेंशंस डिवाइडेड बाय lt माइनस 1। मैंने कहा, इससे पहले आपको एक बार एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बोला कि ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम क्वांटिटी आती है, दो मासेस को ऐड करोगे तो यू गेट अ मास, दो टाइम को ऐड करोगे यू गेट टाइम, और टाइम आएगा तो उसकी यूनिट सेकंड ही होंगी और उसकी डायमेंशंस t ही होंगी। अब इसमें आप डिवाइड कर रहे हो, देखो इसमें तो आपको मैथ्स को फॉर्म करना है, l की पावर 1 l की पावर 1, तो l की पावर 0 बन जाएगा, 1 माइनस 1 करोगे कि ये वाला 1, ये वाला ऊपर जाएगा तो -1, सिमिलरली t की पावर -1 इसकी, और ये वाला जो आया देखो वैसे लिख देते, ये नीचे से आया -1 और ये ऊपर से आया, नीचे से आया +1, तो m0 l0 t0 डायमेंशन लेस बोल दिया, कोई डायमेंशन ही नहीं है, सारी पावर्स इसमें 0 आएंगी,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे कोई भी क्वांटिटी हो जो दो सिमिलर क्वांटिटीज की रेशियो की स्पीड बाय स्पीड कर रहे हो, स्पीड को स्पीड से डिवाइड करोगे तो कैंसिल करेगी ना, यूनिट्स यूनिट्स कैंसिल करेंगी, डायमेंशंस भी कैंसिल करेंगी। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में बताओ, अगर ओके है तो ओके भी लिखो। सेजल, अच्छा पहले लिखा होगा, गलत लिखा था। सेजल का ओके आया, सब बच्चे बताओ। सृष्टि, धृति, उदित, एनी डाउट? जन्नत ओके, क्लियर। मनन, मनन, ईशा, नो डाउट्स, ठीक है। कोई और क्वांटिटी मुझे सोच के बताओ कि जो डायमेंशन लेस आए, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, हम डायमेंशन से किसी की यूनिट निकाल सकते हैं। आपको आइडिया तो लग ही रहा है ईशा कि एल है और टी है, तो एक बार एल एक बार टी है तो मीटर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, -1 है तो वो पर में जाता है। हाँ, कांस्टेंट्स जो होंगे उनकी कांस्टेंट्स ऐसे कि 2, 3, 4 ऐसे वाले कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट्स डायमेंशनलेस नहीं होते। जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप पढ़ते हो, प्लैंक कांस्टेंट पढ़ेंगे, और क्या पढ़ते हो, और कोई कांस्टेंट आप पढ़ चुके हो? जैसे स्पीड ऑफ लाइट इज अ कांस्टेंट, वो 3 × 10⁻80 है, पर वो मीटर पर सेकेंड में आएगा तो स्पीड ऑफ लाइट c वो कांस्टेंट होता है, पर उसकी डायमेंशंस होती हैं। सारे कांस्टेंट्स डायमेंशनलेस नहीं होते, कुछ हैं कुछ नहीं है। अगर जिनकी पावर्स बहुत बड़ी होती है, लाइक 3, 4 पावर्स, तो उसकी कैसे बनेगी? एक्चुअली उनकी शॉर्ट करी होती है। ईशा जैसे ये देखो, आपको पता है ना फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, तो न्यूटन में आपके पास ऑलरेडी क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसको शॉर्ट करा हुआ है ना। ऐसे आपको डायमेंशंस तो पता लग जाती हैं, डायमेंशन से किसी किसी का आइडिया लग जाएगा कि इसकी यूनिट ये है। पर आप अभी ये पूछ रहे हो, ईशा का क्वेश्चन है, ईशा का क्वेश्चन है कि जिनकी पावर्स बहुत बड़ी होती है, जैसे 3, 4 पावर्स, तो उसकी कैसे बनेगी? तुम या तो एब्रिवेटेड हो कि जैसे फोर्स का आपको पता है न्यूटन होती है और उसके अंदर डायमेंशंस ml/2 है, तो गैस कर सकते हो। एकदम शॉर्ट शॉर्ट आपको यूनिट्स नहीं मिल पाएंगी, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो कि हाँ पता हो कि ये, आधा तो आइडिया लगाना पड़ेगा, पता होना चाहिए पहले से आइडिया। अदरवाइज मुश्किल है कि आप यूनिट्स बता सको, इजीली बता सको तो मुश्किल है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रेशर की निकालना एक बार डायमेंशन, आप निकालो सब बच्चे, प्रेशर की डायमेंशंस निकालो, प्रेशर की डायमेंशंस निकालो सब बच्चे। ईशा का क्वेश्चन है, मैंने भी देना ही था आपको। कैलकुलेट द फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर। प्रेशर का निकालो, पार का निकालो और मोमेंटम का निकालो। प्रेशर, पार और मोमेंटम का। ध्यान से करो, अभी तक तो एक भी करेक्ट नहीं मिला मुझे। प्रेशर का पहले बताओ, पार का बाद में, पहले प्रेशर का बताओ। अभी तक तो किसी का भी करेक्ट नहीं आया। ना ना, सॉरी सॉरी, नहीं ठीक है ठीक है, प्रेशर का ठीक है, पार का मैंने उसको पार का समझ लिया था, ठीक है।
ठीक है, सबका ठीक है, मनन का ठीक है, सेजल का भी ठीक है, उदय का ठीक है, धृति करेक्ट, सृष्टि करेक्ट, पार्थ करेक्ट, ईशा अब तो आगे होंगे। मनन ने अब दिया आई गेस पार का। हाँ मनन ठीक है, पार का भी ठीक है। उदय आपने किसका आंसर दिया है? आपका आंसर ना प्रेशर का बन रहा है ना पार का बन रहा है। शायद आप पार का मुझे सेंड कर रहे हो, पर उसमें एक चीज गलत है। पार में मिस्टेक है ईशा। जन्नत करेक्ट, अदिति करेक्ट, पार के दे रहे हो आप लोग, आप मुझे पार के दे रहे हो सब। M-1 तो नहीं आ रहा है पार्ट। M की पावर गलत आ गई है, L और T की ठीक है पार्ट। धृति ठीक है, हरसिमरन ठीक है। मनन का आंसर मोमेंटम के लिए, हाँ किलोग्राम M/V होता है ना, ठीक है सब ठीक है। ठीक है, आपको करने आ गए हैं, तो प्रेशर का हम कर लेते हैं पहले। प्रेशर का होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर की डायमेंशंस आएंगी, फोर्स की डायमेंशंस अपॉन एरिया की डायमेंशंस। फोर्स की अभी आपने करी MLT-2 और एरिया की L2। तो प्रेशर की बन गया डायमेंशनल फॉर्मूला M की पावर 1, L की पावर 1-2, T की पावर -2। दिस इज M1, L-1, T-2। अब पार पे आ जाते हैं। पार होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। तो पार की डायमेंशंस हो गई, वर्क की डायमेंशंस अपॉन टाइम की डायमेंशंस। वर्क की अभी करी थी, अगर भूल जाओ तो फिर से याद कर लो। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई होता है। फोर्स होता है MLT-2, डिस्प्लेसमेंट में एक पावर और दे देगा, ये वर्क की होगी अपॉन टाइम। तो पार की बन गया M1 L2 T-2 -1। ये नीचे -1 कहां से आया, इस T में दिया, M1 L2 T-3। फिर आते हैं मोमेंटम पे। मोमेंटम होता है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम की डायमेंशंस के लिए आप मास की डायमेंशंस को मल्टीप्लाई करोगे वेलोसिटी की डायमेंशन से। तो मोमेंटम की डायमेंशन m और प्रोडक्ट लेना है L-T-1। मोमेंटम का बन गया M1 L1 T-2, सॉरी -1। अब जो बच्चे आंसर्स निकाल पा रहे हैं वो तो मुझे चैट बॉक्स में बताते ही जा रहे हैं। कोई ऐसा बच्चा जो चैट बॉक्स में नहीं आता या किसी को डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा, किसी भी चीज में डाउट है, मेरे को चैट बॉक्स में बताओ। जिनको आ गया वो चुप हो जाएं, वो कुछ टाइप नहीं करेंगे। जिनको डाउट है, प्रॉब्लम आ रही है, वो आओ चैट बॉक्स में। सभी सबने साथ साथ चलना है, कोई छूटेगा नहीं। तनीषा आपका मैसेजेस कम आते हैं। साक्षी और गुरमीत, गुरमीत के नेम से एक बार भी आपने मेरे को टेक्स्ट नहीं किया। भूमि, और आज अर्पित शांत है भाई। आज अर्पित कैसे शांत है? आज अर्पित कैसे शांत है? ईशा पूछ रही है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी। ईशा फ्रीक्वेंसी इज दो तरीके से कर सकते हो। एक तो होता है 1/टाइम। हाँ सृष्टि ने तो आंसर भी कर दिया। फ्रीक्वेंसी एक होता है 1/टाइम। अच्छा अर्पित फीवर है, कोई बात नहीं बच्चा, कोई बात नहीं, पर ये इजी है, फीवर में भी कर लेगा। तो इतना अच्छा बच्चा है, फीवर में भी कर लेगा। टॉपिक भी इजी है और बच्चा अच्छा है, फीवर का क्या कर लेगा? हम फीवर की ऐसी तैसी कर देंगे। फ्रीक्वेंसी एक तो होता है 1/टाइम, और आप उससे भी डिफाइन कर सकते हो कि स्पीड वेवलेंथ वाली टर्म्स में। पर अभी आपने वेवलेंथ वाली चीज करी नहीं होगी, तो अभी 1/टाइम ही समझो।
फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड का आपस में रिलेशन होता है, वहां से भी सेम ही आएंगी डायमेंशंस। गुरमीत का मैसेज आ गया। और किस बच्चे का नाम लिया था मैंने? साक्षी का रिप्लाई आ गया। अर्पित था, अर्पित की भी बात हो गई। सबको क्लियर है? आगे चले। तो अब आप डायमेंशंस निकाल लोगे अगर आपको फॉर्मूला बता दिया जाए। तो जिन जिन क्वांटिटीज के फॉर्मूला पता है उनकी अभी निकल जाएंगी, जिनकी नहीं पता उनकी मुझसे पूछ लेना अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो। अब मैं आपको वो बात रिपीट कर रही हूँ कि आप लाइक क्वांटिटीज को ही ऐड करते हो और लाइक क्वांटिटीज को ही सब्ट्रैक्ट करते हो। अनलाइक क्वांटिटीज का एडिशन या सब्ट्रैक्शन मीनिंगलेस है, ठीक है? तो अगर तो मैं दो बातें लिख रही हूँ, वो कॉपी में लिखोगे। जो मैं लिख रही हूँ इसी बात का कंक्लूजन है, जैसे मैं आपको कह रही हूँ मास में हमेशा मास ऐड करोगे या लेंथ में हमेशा लेंथ ऐड करोगे। तो अगर दो क्वांटिटीज को आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, देखो ये बात देखो कि इफ a plus b and a minus b is meaningful, it implies a and b have same dimensions and they are of same nature सेम डायमेंशंस। वही बात, a में एक क्वांटिटी में दूसरी क्वांटिटी अगर ऐड कर लो, इसका मतलब a और b की डायमेंशन सेम होंगी। कि वेलोसिटी है तो ये भी वेलोसिटी, ताकि दोनों की डायमेंशन सेम हो और सेम नेचर हो, मतलब दोनों वेलोसिटीज हो। नेचर मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, और डायमेंशंस आपको पता है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनकी पावर सेम आनी चाहिए, सेम डायमेंशंस और सेम नेचर। Similarly, second लिखा कि if A is equal to B is meaningful, अगर दो क्वांटिटीज को आप इक्वल रख रहे हो, आप 5 kg को इक्वल टू 5 kg बोलोगे ना, नंबर सेम है। If A is equals to B is meaningful, कि लेंथ की बराबर हो सकती है। आप ऐसे लिखो 5 kg plus 2 kg is equals to 7 kg। तो ये वाली बात है पॉइंट 1, और इसको सॉल्व करके इक्वल टू 7 kg लिखना सेकंड बात। If A is equals to B is meaningful, then A and B have same dimensions and same nature। ये 5 kg plus 2 kg वाली बात भी लिख लेना, बाद में याद रहेगी मैं क्या कह रही हूँ। कि अगर मैं यहाँ पे 2 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 9 मीटर कर रही हूँ, एक तो ये सारे सेम होने चाहिए, लेंथ में लेंथ ही ऐड करनी है। अब ये मत तो 9 + 6 15 और 2 17 मीटर। तो ये वाली बात है पॉइंट 1, और ये कंप्लीट बात है पॉइंट 2 कि लेंथ में लेंथ ही ऐड कर सकते हो, तो ये डायमेंशंस अपने आप ही बराबर होगी। 6 मीटर पर सेकेंड में आप 2 मीटर पर सेकेंड ऐड करोगे कभी भी, ये तो ठीक है, लेकिन 6 मीटर पर सेकेंड में आप 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये गलत है। आप वेलोसिटी में एक्सेलरेशन ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। मैंने पहले भी बोल दिया, अब मैंने लैंग्वेज में दे दिया कि कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे जब उनकी डायमेंशंस और सेम होंगी। ऐड सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब सेम डायमेंशंस हो, डायमेंशंस डिफरेंट हैं तो ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है,
क्योंकि कल जो क्वेश्चन कराऊंगी पहले वो इनका यूज करेंगे। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अलाउड है ना, सब्ट्रैक्शन और एडिशन अलाउड नहीं है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अलग अलग क्वांटिटीज का, अलग अलग डायमेंशंस वाली क्वांटिटीज का वो अलाउड है, उससे आपको एक नई डायमेंशन मिल जाती है। लिख लो तो ओके कर देना, फिर मैं आगे चलूंगी। मैम एनर्जी एंड वर्क आपस में ऐड होंगे। ईशा, एनर्जी और वर्क डन को ना एडिशन तो मैं बाद में बताऊंगी होंगे या नहीं होंगे, पर आपको ये बताती हूँ, आप वर्क, आपके पास एक चैप्टर आएगा वर्क एनर्जी वाला, तो उसमें आपको वर्क एनर्जी थ्योरम कराई जाएगी, मतलब एक लॉ बताया जाएगा, उसमें आपको ये कहा जाएगा कि वर्क डन इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन एनर्जी, या वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। इसीलिए मैंने जब आपको वर्क की डायमेंशनल फॉर्मूला लिखवाया तो वर्क के बाद स्लैश एनर्जी लिखवाया था, ये काइनेटिक एनर्जी लिखवाया मैंने। तो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वर्क डन और एनर्जी फिजिक्स में एक ही बात है, वो कैसे एक ही बात है उसी चैप्टर में पढ़ेंगे, पर अभी वो एक जैसे ही हैं, वो आपस में ऐड हो जाएंगे और इक्वल भी कर दोगे आप, क्योंकि उनकी डायमेंशंस भी सेम है, उनका नेचर भी सेम है। एक्चुअली वर्क डन एनर्जी में चला जाता है। आप किसी को पुश करो तो आपने अपना वर्क डन किया, फोर्स लगाया, वो बॉडी मूव कर गई, तो वर्क डन कर लोगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और एनर्जी निकालोगे हाफ mv², वो इक्वल आएंगी। नेक्स्ट लिखो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ये जो अभी मैं लिखवा रही हूँ, कल इसका यूज करेंगे ना, फिर थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, ये तो आ ही गई है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, जितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, सही होंगे गलत होंगे, अपना सॉल्यूशंस पीडीएफ बना के मुझे फॉरवर्ड करनी है, अपने डाउट्स भी बताने हैं कि ये क्वेश्चन नंबर में डाउट है। उसके बाद जो कॉमन डाउट्स होंगे सबके मैं क्लास में क्लियर करवाऊंगी, तो बाय फ्राइडे आप लोग मुझे भेजोगे और उसके डाउट्स में मंडे करूंगी। फ्राइडे तक भेजोगे आप, पूरा दिन है आपके पास, करोगे मंडे को भेजोगे। एक बच्चा एक डाउट पूछ रहा है, एक बार देख लेते हैं। मैम व्हेन देयर विल बी डिस्कशन ऑफ यस्टरडेज होमवर्क, वही बता दिया मैंने। और अगला बच्चा क्या कह रहा है, अगर काइनेटिक एनर्जी को हमने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से डायमेंशन निकाला, लिखे हाफ mv² तो वर्क की इक्वल नहीं निकल रही, प्लीज एक बार करा दो, करा देती हूँ। हाँ सृष्टि, आप ऐसा कर सकते हो कि डीपीपी और मॉड्यूल की एक कॉपी लगा सकते हो, तो वो आपकी प्रॉपर क्वेश्चंस की नोटबुक लग जाएगी। क्लास नोट्स की अलग कर सकते हो, तो आपके लिए क्लासिफाइड होगा कि क्वेश्चंस देखने हैं तो उधर देखने हैं, नोट्स देखने हैं तो एक कॉपी में देखने हैं। ये मैं अभी बताती हूँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ईशा को हाफ mv² से देखना है। ईशा कह रहे हैं कि मैम आपने ये कहा कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन की डायमेंशन सेम आनी चाहिए, तो उसकी आ नहीं रही, अब मैं बता रही हूँ कि सेम आएगी। देखो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv², ये जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ना हाफ, ये डायमेंशन लेस होते हैं, ये तो नंबर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, दिस इज डायमेंशन लेस। कोई भी हाफ mv² हो या और कोई फॉर्मूला देखो, जैसे टाइम पीरियड होता है, ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है 2π/10/g, इसमें जो 2π है ये भी एक फिक्स नंबर है, ये कोई इसकी यूनिट्स थोड़ी ना होती है, यूनिट्स नहीं होती, डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस। तो कोई भी कांस्टेंट होगा, कोई नंबर होगा, तो उनकी डायमेंशंस नहीं होती। ये किसका टाइम पीरियड है, ये जो पेंडुलम वाला केस होता है ना, एक आपने बॉल हैंग कर दिया, बॉब हैंग कर दिया थ्रेड के साथ, फिर इसको ऐसे रिलीज कर दो, ये ऐसे ऐसे घूमेगा, इसका टाइम पीरियड है कि यहाँ से जाने में वापस आने में कितना टाइम लगता है, ये जी, ये एल इसकी स्ट्रिंग की लेंथ होती है, तो ये इसमें टाइम पीरियड आता है। इसमें भी कांस्टेंट आ गया, मुझे कांस्टेंट वाला एग्जांपल ढूंढिए, तो इसमें ये 2π आ गया, ये भी डायमेंशन लेस। ऐसे काइनेटिक एनर्जी में हाफ जो है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती,
तो आप काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन करोगे, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन इज डायमेंशन ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशंस ऑफ v स्क्वायर। देखो v स्क्वायर है तो आपको वेलोसिटी की डायमेंशंस का स्क्वायर करना है, वेलोसिटी की डायमेंशन का स्क्वायर करना है। मास की डायमेंशन m और वेलोसिटी की होती है mt-1 और इसका स्क्वायर करना है। m अब स्क्वायर करो, l का पावर 2 जाएगी, t की -2, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाता है ना, 1 into 2 और ये -1 into 2, m1 l2 t-2। देखो ईशा वर्कडन की भी यही है, F into S होती है ना, लिख लो, काइनेटिक एनर्जी की भी लिख लो, काइनेटिक एनर्जी की भी लिख लो। फाइंडिंग डायमेंशंस में काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हो। ईशा अब ठीक है? नहीं, कोई नंबर की डायमेंशन नहीं होती। सृष्टि कहीं पे भी सॉल्व कर ले भाई, मतलब कहीं पे भी सॉल्व कर लो, सॉल्यूशंस होने चाहिए आपके पास। मैं आपको कह रही हूँ असाइनमेंट का तो कलेक्ट करते जाओ, प्रिंटेड पेपर पे लिखोगे, आपको अपने अपने लिए रखने हैं, मेरे लिए नहीं रखने। तो आप सॉल्यूशंस अपने लिए ऐसे रखो कि कल को आपको जरूरत पड़ जाए, आपको जरूरत पड़ जाए कल को किसी क्वेश्चन को देखने की वापस से, तो आप देख सकते हो। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको ठीक क्लियर होगा ना, कि कोई नंबर होगा तो उसकी डायमेंशंस नहीं होती, हाफ इज अ नंबर। यहीं तक कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस मैं आपको कल स्टार्ट कराऊंगी, और उसके बाद इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस की फर्स्ट एप्लीकेशन करेंगे। वो होगी कि हम इक्वेशंस को देखेंगे कि इक्वेशंस करेक्ट हैं या नहीं। मैम फ्राइडे को किसी भी टाइम डीपीवी भेज सकते हैं, हाँ मॉड्यूल का कभी भी भेज सकते हो, तभी मैंने फ्राइडे तक का टाइम दिया, कभी भी दे दो फ्राइडे को, ठीक है। क्लास एंड कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख लो। कल क्लास स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन से, और इसी के साथ हम इसकी एप्लीकेशंस भी करेंगे कल। इंटरेस्टिंग क्लास होगी कल। आज तो हमने सिर्फ डायमेंशंस फाइंड करना सीखा है, कल इसका एप्लीकेशन करेंगे। चलो, सी यू टुमारो, बाय बाय।